हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस जो कि हमारा यूनिट 1 चल रहा था उसका आज क्लास नंबर 3 है। इसके पहले की 2 क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस की, तो आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। इसका मैंने सिलेबस करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक बता दिया है, कौन सा यूनिट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले की 2 क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, उसमें मैंने पूरा बेसिक से कवर किया है और जितना अंडरलाइन करवाया है उसी को आप लोगों को सिर्फ नोट्स बनाना है। उसी को पढ़ के आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाने वाले हैं और जितने तरीके से क्वेश्चन अगर यूनिक तरीके से भी बनते हैं तब भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे। बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिखिए नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो ये भी लिखिए कि नोट्स नहीं बना रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके ना कि मैं आप लोगों को बता तो नहीं हूँ, इतनी बेस्ट गाइडेंस तो दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई रिव्यू आता ही नहीं है, आप लोग मैसेज ही नहीं करते हो। आप लोग कमेंट किया करिए, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ठीक, तो आज की क्लास नंबर 3 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये लास्ट क्लास होने वाली है। अगर और भी वीडियोस चाहते हैं आप लोग तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल बनी होती है ना, तो उसको जब क्लिक करेंगे तो और सारे ऑप्शन आएंगे, तो सबसे ऊपर ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे कोई मेरी न्यू वीडियो पब्लिश हुई तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, और भी कोई क्वेरी रहती है बाकी तो मैं आप लोगों को सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक करा दी हूँ, फिर सारे यूनिट अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक, तो जो हमारा टॉपिक है हमारा डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। पिछले के वीडियो में हम लोग देखे थे कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखिए। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर, कितने टाइप के कितने जनरेशन्स होते हैं कंप्यूटर के। द वेरियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर लिस्टेड बेलो। जितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को उतना ही अंडरलाइन कराया है ताकि आप लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक, जनरेशन में पूछा गया तो फर्स्ट जनरेशन जो कि 1946 से 1954 तक चला था, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। द डिजिटल कंप्यूटर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेव। जो डिजिटल कंप्यूटर अभी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया तो वही कह रहा है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो कि वैक्यूम ट्यूब्स होता है आर नोन एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी लंबी लंबी, उसका यूज़ किया जाता था। द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वेव्स वैक्यूम ट्यूब, मतलब जो ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसका यूज़ में इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का यूज़ किया जाता था। द हाई कॉस्ट ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स प्रिवेंटेड देयर यूज़ फॉर मेन मेमोरी। इसमें कह रहा है बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉस्ट लगती थी वैक्यूम ट्यूब्स के लिए कि हम बचा सके कंप्यूटर की मेन मेमोरी को। ठीक, दे स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोपगेटिंग साउंड वेव्स। ये हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोपगेटिंग साउंड वेव्स के फॉर्म में स्टोर करती थी। ये जनरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ एमसीक्यूज़ में भी पूछ लिया गया कितने टाइप्स के जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, मतलब कितने जनरेशन्स होती हैं कंप्यूटर की। तो पहली जनरेशन याद रखिएगा और इसके ये भी याद रखिएगा। जब आप लोग इस तरीके से पूरा सीक्वेंस वाइज लिखते हैं, फर्स्ट जनरेशन लिखते हैं, उसके डेट भी लिखते हैं, तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि अच्छे से मालूम भी है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर भी। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते थे उस फर्स्ट जनरेशन में वो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। ठीक, तो इसका फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करता था जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता था प्रोपोगेटिंग साउंड वेव्स के फॉर्म में। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। दीज कंप्यूटर वर लार्ज इन साइज। ऐसे जो कंप्यूटर्स होते थे बड़े बड़े साइज़ में होते थे। एंड राइटिंग प्रोग्राम्स ऑन देम दैट वाज डिफ़िकल्ट। और जो प्रोग्राम्स में लिखे जाने वाले थे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था हमारे लिए कि कैसे हम प्रोग्राम्स लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होगी। तो ये फर्स्ट जनरेशन के, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत सारे जो रहे होंगे साइंटिस्ट तो उनके बहुत आइडिया नहीं रहा होगा, तो वो अपने हिसाब से ही बना था। सम ऑफ द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन 1। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन कौन से हैं। मार्क 1 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे हम ENIAC के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कोई फुल फॉर्म भी बहुत पूछ लिया करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज
ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDSAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक 1। ठीक, इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछ लिया गया कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में बताइए और उसका एग्जाम्पल बताइए, तो कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल तो आप लोगों के माइंड में होना ही चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर ये कंप्यूटर हमारे अंदर आते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशन होगी, जैसे कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो वही चीज़ कह रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फॉलोइंग आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक्स रहे तब जा करके हमारा आगे के जनरेशन भी तो आया होगा। ठीक, तो दे यूज्ड वेव्स और वैक्यूम ट्यूब एज देयर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इसमें सिर्फ जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का काम किया जाता था। अगर और भी किसी चीज़ का काम जब पड़ती तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का और भी किसी चीज़ का काम पड़ता तो नहीं, वो हम इसमें नहीं कर सकते थे। सिर्फ जो मेन कंपोनेंट था वो था वैक्यूम ट्यूब्स, इसके कारण सारा कंप्यूटर चलता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। फिर और लिमिटेशन देखते हैं। दे वर लार्ज इन साइज, ये बहुत बड़ी साइज़ में होते थे। ठीक, स्लो इन प्रोसेसिंग एंड हैड अ लेस स्टोरेज कैपेसिटी। जब बहुत ही ज़्यादा जगह कंज्यूम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा जगह लेंगे तो कौन ही रखेगा अपने घर में। ठीक, और स्लो इन प्रोसेसिंग मतलब इसकी प्रोसेसिंग भी बहुत कम होती थी। मतलब अगर हमें टास्क कंप्लीट करना है, 100% कंप्लीट करना है तो कम से कम 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, पता नहीं रहता था इसमें। तो ये स्लो प्रोसेसिंग होती थी और कम बहुत ही कम स्टोरेज, मतलब हम स्टोर कर सकते थे। मान लो 1 GB का डेटा सिर्फ स्टोर हो पाता था, आजकल कंप्यूटर में देखिए कितना ज़्यादा स्टोर हो जाता है। ठीक, फिर उसमें थर्ड है दे कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स की बात हुई है तो इलेक्ट्रिसिटी तो आएगी ही ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करती थी। एंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट, और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता था, बहुत बड़ा रहता था तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता तो हीट भी प्रोड्यूस करता था। फिर देयर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ वर लिमिटेड। वही कह रहा है कि इसमें जो प्रोसेसिंग वगैरह होती थी, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ थी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हुई थी। तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक, दे वर नॉट सो एक्यूरेट एंड रिलायबल, मतलब ये पूरा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता था, कुछ अप्रॉक्स में रिजल्ट देता था। मतलब मान लीजिए कि हमारा 10 आंसर आना है लेकिन ये एक्यूरेट करके नहीं दिया, 9.9 समथिंग दिया। तो यही चीज़ है कि एक्यूरेट भी नहीं रहता था और रिलायबल भी नहीं रहता था। दे यूज़ मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग। हम लोग ने पढ़ा है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज। तो यही सारी ये जो होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज को यूज़ करता था प्रोग्रामिंग के लिए। फिर लास्ट है दे वर वेरी एक्सपेंसिव, और ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता था। फर्स्ट जनरेशन कंपैरिजन में कहाँ इतने ज़्यादा हो पाते थे कि सबके घर में कंप्यूटर अवेलेबल हो, बहुत ही ज़्यादा महंगा हुआ करता था। जिसके लिए यूज़ में था वही खरीद पाता था, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ही ज़्यादा थे। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए। तो एग्जाम में जैसे पूछा गया क्वेश्चन, आप डिफाइन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर विद एग्जाम्पल, और अगर ऐसे पूछा गया तो आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर लिमिटेशन नहीं पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप उसकी लिमिटेशंस भी लिखेंगे। अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो लिमिटेशन मत लिखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बनाने से क्या मतलब है। ठीक, फिर उसके बाद अब देखते हैं सेकेंड जनरेशन, जो कि 1955 से 1964 तक चला। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था यूज ट्रांजिस्टर, उसमें क्या लगता था, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब्स लगती थी, और इसमें जो ट्रांजिस्टर्स लगते थे फॉर CPU कंपोनेंट। मतलब देखिए, इसमें जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें एक ट्रांजिस्टर के रूप में, ट्रांजिस्टर टाइप का रहता था एक डिवाइस, उसको लगाया जाता था CPU कंपोनेंट में। एंड फर्टिलिटी कोड्स, और इसमें क्या कर रहा है, दे यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या लगती थी, मशीन लेवल लैंग्वेज लगती थी, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज लगती थी। जैसे कि फोर्टैन हो गया, 1956 में आई थी, और एल्गोल है 1960 में आई थी, और COBOL है, कोबोल पढ़ सकते हैं इसको, 1960 से 1961 में आ गई थी ये। और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, वॉज इंक्लूडेड टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की लैंग्वेजेस इसमें यूज़ की जाती थी, और इसमें CPU में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते थे। ठीक, और भी चीज़ है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज वेरी लो। अब जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो इसमें जो सेकंड जनरेशन में आया तो इसको जो बनाने वाला जो कॉस्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बनाने वाली जो कॉस्ट हुई, सस्ती पड़ गई। द साइज ऑफ द कंप्यूटर गॉट रिड्यूस, एक कमरे के बराबर कंप्यूटर हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन, तो इसकी कुछ साइज़ कम कर दी गई, लेकिन बहुत कम नहीं हुई थी। आगे इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स निकले। फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया तो वही सारी चीज़ें है इसके अंदर। ठीक, उसमें क्या कह रहा है, इट इज़ इन द सेकेंड जनरेशन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इनपुट आउटपुट यूनिट्स वर डेवलप। इसमें कह रहा है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर हमारा बना था उसमें CPU इंक्लूड हुआ था। CPU में जैसे सारा हमारा काम होता था CPU में ही हुआ था।
CPU हमारा हमारे पास प्रोसेसर के रूप में था, जिससे हम सारा काम आसानी से कर सकते थे। मेमोरी इंक्लूड हुई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुई, इनपुट और आउटपुट यूनिट्स हैं वो डेवलप, जैसे इनपुट डिवाइसेस है कुछ, जैसे कीबोर्ड्स वगैरह है, तो एज अ इनपुट डिवाइस के रूप में कुछ सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई। सम ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द सेकेंड जनरेशन वर, कुछ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जैसे कि IBM हो गया 1620 में, इस साइज वो स्मॉलर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। इसका जो साइज़ था, जो IBM 1620 में डेवलप हुआ था, कंप्यूटर का नाम है, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से साइज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी एंड मोस्टली यूज फॉर साइंटिफिक पर्पज। और इसका साइंटिफिक लोग, मतलब साइंटिफिक जो होते साइंस होते थे, सॉरी साइंटिस्ट लोग जो होते थे, उसका यूज़ करते थे। फिर IBM 1401, इट्स साइज वॉज स्मॉलर टू मीडियम, मतलब इसका जो साइज़ था मीडियम साइज़ का था एंड यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, छोटा साइज़ था और इसका बिजनेस एप्लीकेशन में इसका यूज़ करते थे। फिर है CDC 3600, इसमें नाम है हमको लग रहा है 1620, 1401 और 3600। इट्स साइज वॉज लार्ज, इसका साइज जो होता था बड़ा होता था एंड इट्स यूज फॉर साइंटिफिक पर्पज, और ये भी साइंटिफिक लोग यूज़ करते थे, साइंटिस्ट लोग। अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फिर इसमें देखेंगे आगे। फीचर्स की बात करें तो ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, वही चीज़ क्या आ गया, उसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है। फिर इसके बाद है प्रोसेसिंग स्पीड इज़ फास्टर, उसमें प्रोसेसिंग स्पीड कम थी। अगर डिफरेंस भी पूछता है तब भी मैं आप लोगों को प्रिपेयर करा दूंगी कि आप लोग किसी तरीके से क्वेश्चन आए आप लोगों को कर लें, ठीक। तो इसमें कह रहे हैं प्रोसेसिंग स्पीड उसकी फास्टर थी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से माइक्रो सेकेंड में करता था, ठीक। और स्मॉलर इन साइज, इसका साइज़ भी कुछ छोटा हो गया क्योंकि वो बहुत ही बड़ा साइज़ का था, एक कमरा कंज्यूम कर लेता था, ऐसे ही मान के चलो, ठीक। 51 स्क्वायर फीट की हो गए। द इनपुट और आउटपुट डिवाइस आर फास्टर, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड माउस वगैरह है, तो वो बहुत ही अच्छे से चलता था। एग्जाम्पल की बात करें, यही इसका एग्जाम्पल हो गया IBM 1400 एंड 7000 सीरीज कंट्रोल डाटा 3600 एक्सेट्रा। अब हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ अ स्मॉल चिप कंसिस्टिंग ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द 300 ट्रांजिस्टर, मतलब कह रहा है कि एक स्मॉल चिप की तरह, एक स्मॉल चिप जो थर्ड जनरेशन में हमारा आया 1964 से 1977 के बीच में, एक स्मॉल चिप की तरह जिसमें 300 ट्रांजिस्टर आ सकते थे। इसमें कितना होता था, इसमें एक ही ट्रांजिस्टर रहता था, इसमें 300 ट्रांजिस्टर लाए जा सकते थे। ICS वॉज पॉपुलर नोन एज चिप्स, और जो ICS है इसे हम चिप्स के नाम से चिप्स जो होती थी स्मॉल मेमोरी की टाइप में होती थी, उसमें हम सारी चीज़ें स्टोर कर सकते थे, तो ICS कहते हैं इसको, ठीक। और भी चीज़ें हैं। साइज़ ऑफ द कंप्यूटर गॉट फर्दर रिड्यूस, अब ये और ही ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक। तो सम ऑफ द कंप्यूटर डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड वर, जो इस पीरियड में जो थर्ड जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर आते हैं वो है IBM 360, ICL 1900, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर और कह रहा है हाई लेवल लैंग्वेज सच एज बेसिक, बिगनर्स और पर्पस, सिम्बॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक जो लैंग्वेज थी वो इसमें यूज़ की जाती थी, वॉज डेवलप ड्यूरिंग दिस। आगे देखते हैं इसमें पीरियड, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा जनरल पर्पस की बेसिक लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वॉज स्मॉलेस्ट साइज, मतलब इसका साइज भी छोटा था, लो कॉस्ट का भी था, लार्ज मेमोरी भी उसमें कर सकते थे और स्पीड भी उसकी बहुत ही ज़्यादा थी। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि दे यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट, वाइज सी कह रहा है चिप्स के रूप में इसको यूज़ किया जाता था और उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर आ सकते थे। सेमी कंडक्टर मेमोरी डिवाइसेस वर यूज, जो सेमी कंडक्टर जो मेमोरी होती थी वो सारे डिवाइसेस भी इसके अंदर यूज़ किया जाता था। द साइज वॉज ग्रेटली रिड्यूस, और उसका साइज़ भी बहुत ही कम हो गया था, स्पीड भी बहुत ही हाई हो गई थी और बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही रिलायबल था, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता था, सही रिजल्ट देता था। फिर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI वर आल्सो डेवलप, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल में ये काम कर सकता था, वही सारी चीज़ें हैं। फिर कह रहा है द मिनी कंप्यूटर वो इंट्रोड्यूस इन दिस जनरेशन, मतलब इस जनरेशन में जो थर्ड जनरेशन थी इसमें मिनी कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था। दे यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग, ये यूज़ करते थे हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसके बाद इसमें एग्जांपल दे दिया गया थर्ड जनरेशन का IBM 360, IBM 370 एक्सेट्रा।
अब फोर्थ जनरेशन देखते हैं। सिंपल वे में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम ना हो। इसके अकॉर्डिंग आप नोट्स भी बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये नोट्स आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग शॉर्ट में देखना चाहते हैं, तो वही आप लोगों के लिए अच्छा भी है। इसमें क्या ही करेंगे पढ़ के ज़्यादा, इसमें देखिए इसमें मेन चीज़ वही पढ़ी जाती है जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करें और नॉलेज भी गेन हो। आप लोगों ने इतना स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिली है ना। तो मेरा मेन मोटिव ये है नॉलेज का नॉलेज मिल जाए आप लोगों को और अच्छे के अच्छे मार्क्स हो जाएं। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ठीक, समझाने की भी कोशिश करती हूँ। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में क्या आ गया था, बहुत सारी चीज़ दी गई है, लेकिन इतना समझिए दीज कंप्यूटर आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर रहते थे उसको हम माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। फिर इसके बाद है द कंप्यूटर विच वॉज ऑक्यूपाइंग अ वेरी लार्ज रूम इन अर्लियर डेज कैन नाउ बी प्लेस्ड ऑन अ टेबल। मतलब ऐसा कंप्यूटर जो पहले के समय में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा रूम लेता था, आज के समय में वो एक टेबल पे ही हमारा रख दिया जाता है। और क्या कह रहा है, द पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम पीसी के नाम से जानते हैं, जैसे कि हम लोग स्कूल में देखते हैं, वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। मेन मेमोरी यूज फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स, बहुत सारी इसमें मेमोरी यूज़ होने लगी, सेमीकंडक्टर चिप्स होने लगे अप टू 4 बिट साइज, इसका साइज है कि इतनी बिट की यूज़ होने लगी। फिर कह रहा है हार्ड डिस्क वर यूज एज अ सेकेंडरी मेमोरी। अब हार्ड डिस्क का भी इसमें यूज़ होने लगा, कीबोर्ड है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आ गई। ओएस सच एज एमएस डॉक्स, यूनिक्स, एप्पल, मैकिनटॉश वर अवेलेबल, ये सारी चीज़ भी अवेलेबल हुई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे C++ है और सारी चीज़ें इंक्लूड होने लगी इसमें। अब इसमें कुछ फीचर्स देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन भी करा दूंगी, ठीक। फीचर्स में है ये माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करता है एज अ मेन स्विचिंग एलिमेंट के लिए, और दे आर आल्सो यूज एज अ माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है इसको। इसकी जो साइज़ होती है डेस्कटॉप टू लैपटॉप और पांटॉन, मतलब डेस्कटॉप मतलब टेबल पे रख के चला सकते हैं, लैपटॉप की तरह इसके अंदर जो कंप्यूटर आता है, और हाथ में लेके चला सकते हैं, ठीक। दे हैव वेरी हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में रहता है। 100% रेट देता है, रिलायबल है, डिलीजेंट है, मतलब बिना थके काम करता है। वर्सिलिटी भी इसके अंदर, लगनशील भी बहुत है। फिर कह रहा है दे हैव द वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे बहुत ही अच्छी कैपेसिटी थे, बहुत ही फास्ट थे, बहुत ही एक्यूरेट थे, सारी चीज़ें थी, ठीक। फिर इसके अंदर एग्जाम्पल है IBM PC, एप्पल, मैकिनटॉश एक्सेट्रा। अब आगे जो है लास्ट जनरेशन देखते हैं जो कि है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिर इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, आंसर्स भी इंक्लूड होंगे इसमें, ठीक। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि 1991 से अब तक हमारा जो चलता आ रहा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर यूज ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, मतलब जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही लार्ज स्केल में इसका चिप्स को लगाया गया था। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर भी इसमें प्लेस किए गए थे। 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैव बीन डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही 64 बिट बहुत ही ज़्यादा होता है माइक्रो प्रोसेसर, इसको डेवलप किया गया, इसमें लगाया गया। और RISC and CISC both types of design are used in the modern processor। इसको याद रखिएगा, ये दो टाइप के ऐसे डिज़ाइन थे जो कि मॉडर्न आज के प्रोसेसर ही थे जिसका फिफ्थ जनरेशन में यूज़ हुआ था। फिर फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल बी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, तो आप लोग भी समझिए कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं। आप लोग फिफ्थ जनरेशन में आप लोग लैपटॉप के बारे में भी लिख सकते हैं और भी चीज़ें बता सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी अच्छी हो गई। आजकल कोई स्मार्टफोन ही देखिए कितना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसके अंदर, कितना अच्छा कैमरा वगैरह होता है, प्रोसेसर कितना अच्छा होता है। तो वही सारी चीज़ कंप्यूटर में भी है, बस आप लोगों को दिमाग चाहिए अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से बताने के लिए। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक। वीडियो सच में अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और भी कोई क्वेरी होती है, किसी भी टॉपिक से हेल्प चाहिए होती है तो मेरे चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मिल जाएगा। अगर आपके बड़ी भाई बहन है तो उनको भी चैनल सजेस्ट कीजिएगा क्योंकि आगे के सेमेस्टर के लिए भी मैं पढ़ाती हूँ उनको भी, तो उनको भी देखिएगा कि मैं आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस देती हूँ, तो आप लोग उनको भी सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक। गुड बाय एंड स्टे सेफ।